अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काला नौरी साहब आ गए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। सर काला नौरी, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर काला नौरी, कैन यू हियर मी? Sir, we can't see you and we can't hear you. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर, आई कैन हियर यू। जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी सर। जी, अब आप वीडियो पे आ गई? थोड़ा 5 मिनट्स बेटा, मैंने सिर्फ आपके जो मुझे मसला है वो इशू एक है कि आपने मैंने स्क्रीन शेयरिंग करनी है, मुझे बताइए कैसे, क्योंकि मैं अपनी पावर पॉइंट शेयरिंग करूँगा। सर स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन आ रही होती है इसके ऊपर। आपका नीचे जो स्क्रीन है ना, चैट स्क्रीन, उसके ऊपर शेयर स्क्रीन की ऑप्शन आ रही है। तो अगर हाँ जी, आ रही है। वहाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, आप वहाँ से आप उसको एनेबल करेंगे फिर? जी सर, मैं कर देता आप एनेबल कर दें फिर हो जाएगा। हूँ। सर आई हैव एनेबल्ड इट।
ठीक है, मैं अभी इसको जी। अब सर सिर्फ अस्सलाम सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको अब स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन आ गई है आपके पास, शेयरिंग हो गई? नहीं सर, अभी स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हुई हमारे पास। ये होनी चाहिए थी। अ, अब लिखा हुआ है होस्ट डिसेबल्ड स्क्रीन शेयरिंग, यही आ रहा है फिर भी। पर मैं सर प्लीज चेक नाउ, आई एम सॉरी। जी जी सर, आ गई। जी, अब आ गई है? जी सर, जी सर। अच्छा जी, मैं से इस पे अपना अपने आपको मेरी आवाज भी आ रही है? जी सर, डेफिनेटली। जी, अब आपको स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, ठीक हो गया, दैट्स गुड। अब आप मुझे बता दीजिएगा जब स्टार्ट लेना है, हम स्टार्ट लेंगे। सर जस्ट 2 मिनट्स, 4:05 पे हम लोग नो प्रॉब्लम, ऐड हो रहे हैं। जी जी, नो प्रॉब्लम, हम शुरू करेंगे। और मीनवाइल मैं वेट करता हूँ। और फिर ऐसा है कि इट इज एग्रीड कि जब ये सेशन ऑफ होगा उसके बाद आपको 5 मिनट्स की ब्रेक देंगे जी सर। और फिर दूसरा सेशन शुरू करेंगे, ऐसे ही है ना? जी डेफिनेटली सर, इफ यू वांट टू गो लाइव ऑन फेसबुक तो मैंने वो कोशिश की थी। फ्रैंकली आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने ब्लैकस्टोन के साथ एक लाइव सेशन किया था तो वो मुझे इरफान भाई ने लिंक भेजा था। तो अगर जी जी जी, आना चाहते हैं अपने पेज से लाइव तो यू कैन गो, इट्स ऑल राइट। लेकिन वो मुझे मालूम नहीं है कैसे होगा जी। सर इट्स ऑल अच्छा, बाद में। मैं भी उसके ऊपर कोई इतना वो नहीं हूँ। ये टेक्नोलॉजी अभी ऐसी है, नई नई है, इसमें एक से दूसरे पे जाएं तो बात का। चले कोई नहीं, हम इसके बाद ना उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, आप रिकॉर्ड जरूर कर लें ताकि फिर हम जो है ना। सर इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, वो रेड लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, एक डॉटेड साइन। एनी जी जी जी, आ रहा है। मैं तो सब आप सर वो किसी तारुफ के पास तो नहीं है, फिर भी मैं बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता दूं कि काला नौरी साहब जो हैं जी, गो अहेड। कोर्ट के अटर्नी हैं। ही इज आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, वाइट कॉलर, क्राइम इन्वेस्टिगेटर, लम्स में पढ़ाते हैं। काफी सारे जजेस इनके स्टूडेंट्स हैं, काफी नेशनल इंटरनेशनल लॉ फॉरम्स के ऊपर इन्होंने पढ़ाया, जुडिशियल अकेडमीज में पढ़ाया। ही इज ऑथर ऑफ मल्टीपल स्टैट्यूटरी लॉज इन पाकिस्तान, और काफी सारे चीफ जस्टिस को इन्होंने असिस्ट किया है उनके साथ। ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने ही अग्री टू स्पीक टू यू गाइस इमीडिएटली। सर ओवर टू यू। Welcome everybody. Today we are going to talk about a topic which is I'll call mm, buzzword these days in white collar crime area. I mean to say it is money laundering, and we will be talking about money laundering in the world perspective, and especially with regard to Pakistan. What is money laundering, what are methods and socio-economic effects of it, how this is being employed, how people use it. Money laundering, the word laundry literally means cleaning. Metaphorically, money laundering refers to cleaning on money. Any financial transaction which generates an asset or a value as the result of an illegal act. So illegal act is the condition precedent for bringing it within the domain of money laundering. Money laundering is the name given to the process by which illegally obtained funds are given the appearance of having been legitimately obtained. स्विस बैंक ने किसकी एक डेफिनेशन की, बड़ी वो स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन अब है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय द ओरिजिन ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय illegal means is concealed in drug trafficking, smuggling, corruption, extortion, fraud. These are all money laundering techniques.
Money laundering is performed systematically and clandestinely, making it difficult to identify exactly how much money is involved, what methods are employed, and what uh, magnitude of the problem is. Uh, First is to hide it, and hide to reflect the fact that cash is often introduced uh, uh, to the economy via commercial concerns, which may knowingly or not knowingly be part of the laundering scheme. And it is these which ultimately prove to be the interface between the criminals and the financial sector. Uh, well, clearly explains that money launderers use transfers, sales, and purchases of assets and change the shape and size of the lump sum money so as to overshadow the trail between money and crime or money and criminal. Uh, they invest it, the criminal spent the money, he or she may invest it in assets or in his or her lifestyles. Uh, Criminals of money laundering are drug dealers, they do drug trafficking, mobsters, gang members, extortion, bad politicians, corruption, bad public officers, corruption, embezzlers, fraud, terrorists, and terrorist activities. These are the areas which money laundering is done. The history of the money laundering recently started in 1980s when it became very popular, essentially within a drug trafficking context. Money laundering methods have become more creative since 1989, and I would say from 1993 onwards. Terrorist financing, although only one aspect of money laundering, has become a critical concern. Following the events of 9/11, the international dimension of money laundering was evident in a study of Canadian money laundering police files. They revealed that over 80% of all laundering schemes had an international dimension. So this is something which is global. The 20th century was characterized by a number of structural changes in the world economy. In the last decade of this century, globalization became the buzzword, bringing together nation states to make the world a global village. The main pillars of this process were liberalization and deregulation of for example, had stated in 1996, the aggregate size of money laundering in the world could be somewhere between 2 to 5% of the world's gross domestic product. This is American dollars 800 billion or 2 trillion in current US dollars. Uh, Process of money laundering is such that dirty money, it is placed in bank and then is transferred to offshore accounts, and through offshore accounts, these may be in US, these may be in European countries. They do the layering, which is the next stage. They purchase expensive, maybe like yachts or cars or things like that, and then they convert it and do the integration and convert it into clean money. So process of money laundering has three essential ingredients. One, placement. Second is layering. Third is integration. Now, one by one, what is placement? Placement refers to the physical disposal of bulk cash proceeds derived from illegal activity. This is the first step of money laundering process, and the ultimate aim of this phase is to remove the cash from the location of acquisition so as to avoid detection from the authorities. Placement refers to disposal of bulk cash proceeds from one account to the other. Essential ingredient. This is achieved by investing criminal money into the legal financial system by opening up a bank account in the name of unknown individuals or organizations and depositing the money in that account. It may involve use of
Smurfing techniques through which the launderers make numerous deposits of amounts of money that are small enough to avoid raising suspicion. Layering is the movement of funds from institution to hide their origin. It consists of putting funds which have entered the financial system through series of financial operations to mislead potential investigators and to give the funds the appearance of having legal origins. Again, obscuring the source is the key. Launderers may purchase expensive items such as jewelry, yachts, or cars in order to change the money's form. So integration refers to the insertion of the laundered proceeds back into the economy in such a way that they are entering the financial system as normal business funds. The funds may be reintroduced in the economy through for instance, the purchase of luxury items or through investment in assets such as shares in a company or even real estate. So here I am showing you a slide whereby you can see that collection of dirty money, whatever means may be adapted, they place it in dirty money in the bank into a financial system, and financial system through layering, they transfer the bank account of times, and then offshore banks could be another investment entity. Then they loan, sometimes they give loan to the company, and payment by false invoices to the company X again. So what they do is they purchase sometimes luxury items, they do financial investments, they do commercial and industrial investments, and they show that this is clean money. This is the whole process that is going on. So money laundering techniques are different. One is bulk cash smuggling, which involves literally smuggling cash into another country for deposit into offshore banks or other type of financial institutions that honor client secrecy. This has been happening in countries like Switzerland, which were safe havens for such kind of bulk cash smuggling. Then structuring is also referred to as smurfing, is a method in which cash is broken down into smaller amounts, which are then used to purchase money orders or other instruments to avoid detection of suspicion. Cash-intensive business occurs when a business that legitimately deals with large amounts of cash users its accounts to deposit money obtained from both everyday business proceeds and illegal means. So they kind of mix it. Businesses able to claim all these proceeds as legitimate income include those that provide services rather than goods, such as strip clubs, car washers, parking buildings or lots, other businesses with low variable costs. So trade business laundering is in which invoices are altered to show higher or lower amount in order to mask the movement of money. Excuse me, sir. Shell companies, yes please. सर एक स्टूडेंट ने हाथ भी उठाया हुआ है, कुछ मुझे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा काइंडली इसको बायलिंगुअल बना लें सिंस इट इज दीस आर नॉट एक्सटर्नल. अच्छा जी, तो पंजाबी जी चले मैं इसको कर देता हूँ, उर्दू भी कर देता हूँ, सवाल बाद में. जो शेल कंपनीज और ट्रस्ट हैं, they used to disguise this true owner or agent by a large amount of money. बैंक कैप्चर करते हैं फंड्स को, और इसको रेफर यूं किया जाता है कि बैंक ओन्ड मनी लॉन्डरर्स और क्रिमिनल्स की जो होती है वो मूव करती है बैंक के थ्रू, और बैंक के थ्रू मूव करते हुए उनको फेयर नहीं होता कि जी हम पकड़े जाएंगे. अच्छा, रियल एस्टेट जो है ऑल अराउंड द ग्लोब, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एंड ऑफ द डे लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर जरूर इन्वेस्ट किया होता है, और लोग इस तरह की जो मनी लॉन्ड्रिंग से की हुई रकूम है उनको समटाइम्स दे परचेज रियल एस्टेट, और इस रियल एस्टेट को फिर बाद में वो इन प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं और यूं जाहिर करते हैं कि जैसे उनको प्रॉफिट जो है वो रियल एस्टेट से हुआ है. अच्छा, ये जो कैसीनोज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अब दुनिया में बहुत बड़ा काम है, एक इंडिविजुअल है वो कैसीनो जाता है और उसके पास इलीगली ऑब्टेन्ड इस तरह मनी है, वो वहां पे जाके चिप्स खरीदता है उस कैश से. चिप्स जो यूज होती हैं वहां पे
मुख्तलिफ जो उन्होंने मशीन्स लगाई होती हैं जुए की कैसीनोज में, और उससे वो खेलता है और फिर उन चिप्स को ही वो कैश कर देता है और कहता ये है कि मैंने गैम्बलिंग से ये जीता हुआ। तो ये भी लॉन्ड्रिंग करने का एक तरीका है। अब मनी लॉन्ड्रिंग होती क्यों है? क्योंकि एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन, अब प्रॉपर लेजिस्लेशन हुई नहीं। लोग टैक्स एवेजन करना चाहते हैं, टैक्स जो लगता है वो देना नहीं चाहते, अपना प्रॉफिट ज्यादा बनाना चाहते हैं। और फिर ये है कि ब्लैक मनी जो होती है, जो डिक्लेयर्ड मनी नहीं है, उसको व्हाइट मनी करने के लिए लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और उनको लगता है कि इस तरह लिमिटेड रिस्क हैं और हम इसको छुपा लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का असल ऑब्जेक्ट ये होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वो अपने फंड्स इस तरह से डाल देते हैं कि किसी को शक न पड़े, मूव करते हैं एक से दूसरा, और बाज़ का सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस वो करते हैं और क्रॉस मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले गए। सो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसका जो ओरिजिन है उसको आइडेंटिफाई कर लें। और फिर फाइनली वो क्या करते हैं, फंड्स को फिर फाइनेंशियल सिस्टम में और बिजनेस सिस्टम में लाके उसको ये जाहिर करते हैं कि ये हमने ना जायज तरीके से कमाया हुआ पैसा है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो सिस्टमैटिकली परफॉर्म की जाती है और इसको इस तरीके से किया जाता है कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसको आइडेंटिफाई करना। और क्या क्या मेथड जो है वो एम्प्लॉय करते हैं। एक ये कि पहला मेथड ये है कि हाइड करना, ये कि उसको हाइड इस तरह करते हैं कि कमर्शियल कंसर्न्स जो हैं उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और कमर्शियल कंसर्न्स को भी बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि ये पैसे किस तरह से आए। बाज़ औक़ात वो जानते होते हैं और वो आंखें बंद कर लेते हैं और वो उस लॉन्ड्रिंग स्कीम का पार्ट इस तरह से बन जाते हैं और अल्टीमेटली क्रिमिनल्स जो हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंटरफेस करने का ये एक तरीका बना लेते हैं। फिर वो मूव करते हैं कि मनी लॉन्ड्रर्स ट्रांसफर, सेल, परचेज ऑफ एसेट्स और चेंज ऑफ शेप, उसकी शक्ल तब्दील करके, साइज ऑफ लमसम मनी, और उसको इस तरह करते हैं कि ट्रेल पता नहीं लगती। ये जो मनी ट्रेल आपने लफ्ज़ सुना हुआ है वो पता नहीं लगती। और क्राइम, मनी और क्रिमिनल के दरमियान ये सारा कुछ वो गुड मुड कर देते हैं। फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। वो फिर इन्वेस्ट इस तरह करते हैं कि आपने कीमती चीजें खरीद ली, उनका लाइफस्टाइल बहुत जबरदस्त किस्म का हो जाता है, महंगी महंगी कारें लेंगे, महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे और उससे इस तरह से। अब जो ड्रग डीलर्स है ना, उनके लिए तो कैश जो है वो होता ही ड्रग मनी से, जो लिया हुआ कैश है वो इलीगल मीन से लिया होता है। और ये अथॉरिटीज के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनका ट्रायल कर सकें, क्योंकि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश है ये और ही तरीकों से इधर से उधर जाते हैं, लेकिन इनके लिए मनी लॉन्ड्रर्स में से ड्रग डीलर्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं। फिर ये जो मॉबस्टर्स और गैंग मेंबर्स होते हैं जो मिल के क्राइम करते हैं और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया होता है, इनमें ड्रग डीलर्स जो हैं वो हैं, इसमें इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं और फिर कई ट्रांजैक्शंस वो करते हैं और सेफ नेटवर्क्स में ओवरसीज जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो बैड पॉलिटिशियंस है, मैं कहूँगा करप्ट पॉलिटिशियंस और बैड पॉलिटिशियंस, वो इलीगल गॉटन मनी जो है और उनके पास वो कभी लॉबिंग के नाम पे मिली होती है, कभी किसी बड़ी बड़ी जगहों पे किक पैक्स ले लेते हैं और ये सारा जो पैसा उन्होंने गलत तरीके से कमाया होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एसेट्स को बैरून मुल्क ले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अब अक्सर पॉलिटिशियंस के बारे में यही बात है, लेकिन पॉलिटिशियंस तक क्यों रुकना है, ये तो मैंने देखा है। इवन सिविल सर्वेंट्स जो करप्ट हैं उन्होंने, यहाँ पे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साबका लोगों ने, यहाँ पे जर्नलिस्टों ने, यहाँ पे कौन से सेक्टर के लोग हैं जिन्होंने इस तरह से अपना पैसा जो है वो बाहर मुंतकिल नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और बेशुमार हुई है। फिर जो बैड पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, ये जो सरकारी मुलाजमीन है, उनके पास एक अथॉरिटी होती है और वो बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा सकते हैं और वो बहुत सारे ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो उनके कलम के नीचे से होते हैं। अब उनके पास ये एडवांटेज है, उसका जो पैसा वो लेते हैं और जो उसका हिस्सा लेते हैं या रिश्वत लेते हैं वो भी इस तरह का है। फिर एम्बेसडर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मनी आप एज ए ट्रस्ट रखते हो, वो कोई भी इदारा हो सकता है, इवन बैंक्स वगैरह हो सकते हैं, गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज हो सकती हैं। अब उनके पास एज ए ट्रस्ट रखा है और वो अब उसके अंदर से जो है वो हेरा फेरी करके पैसे को ले आते हैं और उनको पार्टेक करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज में और अपने पैसे को छुपाते हैं। अब जो क्रिमिनल्स हैं, नंबर 1 पे मैंने आपको बताया कि टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इसी तरह का पैसा इस्तेमाल होता है, उससे एक्सप्लोसिव खरीदते हैं, उससे वेपन्स खरीदते हैं और
और वो कोई तरीका नहीं है, वो ब्लैक मनी से ये वाली चीजें खरीदते हैं और ये सारी का सारा जो धंधा है इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो है बहुत इन्वॉल्व है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के जो काजेज ये है वो मैंने आपको बताया कि कोई लेजिस्लेशन प्रॉपर है नहीं, टैक्स अवेड करना लोगों के लिए एक बड़ा ल्यूक्रेटिव काम है, अपने प्रॉफिट जरूरत से ज्यादा जो जायज नहीं है वो लोग बनाते हैं और उनको वो वाइट मनी जाहिर करने के लिए कन्वर्ट करते हैं टू बिजनेस, और बजाहिर वो कारोबार है लेकिन वो इस तरह है। और फिर वो कहते हैं कि जी इस तरह से हमने पैसा इधर से उधर मूव कर दिया तो हम फंसेंगे नहीं, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर आते नहीं। अब जो लेजिस्लेशन है, मैं तो ये कहूंगा कि इवन हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इसने भी सही मानों में अनर्थ करने के लिए लॉन्ड्रेड मनी को कोई कोशिश सही माने नहीं किए, बल्कि इनके कुछ ऑफिशियल ऐसे हैं शायद उन्होंने मनी लॉन्ड्रर्स के साथ हाथ ही मिलाए हों और मुख्तलिफ ऐसी स्कीमें और मुख्तलिफ ऐसे तरीकाकार बने और मुख्तलिफ ऐसे उन्होंने इसके अंदर लूप होल्स रखे हैं कि वो हो गया। और इसी तरह टैक्स एवेडर्स जो है ये झूठ बोल के अपने एसेट्स को छुपा के और अवेड करते हैं टैक्स को, और फिर वो आउटसाइड पार्ट के अंदर एक इकोनॉमी अलग चला रहे होते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, कच्ची रसीदें हैं, सारे का सारा जो है वो कारोबार इस तरह से हो रहा है। अब जो जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट लोगों ने अर्न किए, अब जैसे वो ड्रग्स के अंदर फिर ट्रेडिंग करते हैं और ये ड्रग्स के अंदर कमाते हैं, आर्म्स बनाते हैं, क्रॉस दी बॉर्डर ट्रेड करते हैं जिसे स्मगलिंग कहते हैं, और फिर हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। अब यूजुअली इसको लेजिटिमेट करने का एक मनी लॉन्ड्रिंग तरीका है और दूसरे इकोनॉमिक क्राइम्स के अंदर इस तरह नहीं होता। मैंने अगले दिनों भी आपको ये बात बताई थी, ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग हैं ये वो लोग नहीं है जो मजबूर होके या किसी वजह से क्राइम कमिट करते हैं, ये माशरे के बड़े इज्जतदार लोग हैं और इसीलिए व्हाइट कॉलर क्राइम इसको कहते हैं कि वो बड़े सूटेड बूटेड और खुशहाल है और उनको पैसों की जरूरत नहीं है, उनको लालच है, तमा है, जिसकी वजह से वो ये व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं और उसको जाहिर ये करना चाहते हैं कि जी ये जायज है और उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं। अब इनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं और वो ये है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसी है कि जो ब्लैक मनी को बहुत सपोर्ट करती है और वो ब्लैक मनी को इस तरीके से इधर से उधर ले जाते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत बुरे इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर होते हैं, ये क्योंकि मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं इन्वेस्ट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज के अंदर फंड जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है और ये रीडायरेक्ट करते हैं साउंड इन्वेस्टमेंट को लो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में और उनको उनकी जो सेल प्रोसीड्स हैं उनको छुपाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली इससे सफर करती है जो रियल सेंस में है। और फिर ये क्रिमिनल कॉस्ट ऑफ क्राइम जो है वो उससे कम हो जाती है और फिर इसका क्राइम लेवल जो है बढ़ जाता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज एनकरेज करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज को और करप्शन को। दूसरी बात ये इकोनॉमिक पॉलिसी पे आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस अंडरग्राउंड होती हैं और इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी का एक काम कर रहा है और ये फिर नजर ही नहीं आ रही और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पॉलिसी मेकर्स के पास जाती है और मिसकैलकुलेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है इस बुनियाद के ऊपर होती है। अब जो लार्ज सम्स ऑफ लॉन्डर्ड मनी है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बाज़ औक़ात आते हैं और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। आपने देखो बेनामी अकाउंट वगैरह इस तरह खुले हैं और लोगों के नामों पे बनाए और फिर पता भी नहीं लगा कि किस वक्त उनसे किसके नाम पे चला गया। बाज़ औक़ात वो उनके अपने ही लोग थे और बाज़ औक़ात कुछ मासूम लोग के भी जिनके अकाउंटों में इन्होंने पैसे डाले हुए, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद में इस तरह का एक अमाउंट आती है और फिर इससे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स इंस्टीट्यूशंस को हो जाएंगी। जाहिर है कि जब इतने सारे पैसे और एकदम विड्रॉ हो गए तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करेगा। और फिर एक बैंक फेलियर्स जो हैं अराउंड द ग्लोब उनकी फेलियर्स हैं, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं की, उन्होंने चेक नहीं किया इन अकाउंट्स वगैरह को और वो खोल लेते हैं, उनका ये कसूर है। और फिर ये कि प्राइवेटाइजेशन ये भी एक व्हीकल है जिसके जरिए से आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं और मनी लॉन्ड्रर्स की हेल्प करते हैं कि लोग ऐसे बैंक्स खरीद लेते हैं जो सिक हैं, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है और उसको खरीद के स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज भी कई दफ़ा जो है वो प्राइवेटाइजेशन में खरीद लेते हैं और अपने इंटरेस्ट में वो शो करते हैं कि हमने ये ले लिया और अब वो नाजायज़ को जायज़ के अंदर इस तरह करते हैं। इस तरह से कंपनी की किसी भी कंट्री की रेपुटेशन बहुत खराब होती है, जिसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी रेपुटेशन खराब हो जाए और जिनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो तो नेगेटिव रेपुटेशन से फिर ये होता है कि लेजिटिमेट ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जायज किस्म के इन्वेस्टर हैं वो ऐसे मुल्कों में जो है आना नहीं चाहते और
इस वजह से ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं ये मुल्कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और फिर इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और फिर ये लॉन्डरर्स जो हैं, ये इलिसिट फंड्स जो हैं, जो फैसिलिटेशन फॉर इलिसिट कैपिटल फ्लाइट का बायस बनते हैं, ये हमारे सोर्सेज को जो है ना ड्रेन कर देते हैं। और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान, इनको तो बहुत ही नुकसान होता है कि जब एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ मनी लॉन्डर होके मुल्क से बाहर चला जाए और फिर इसकी वजह से फिर जो जायज पैसे लाने वाले लोग हैं वो भी डिस्करेज हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम तो नहीं लाएंगे, और इसके अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर कम हो जाती है। और इस इलिसिट कैपिटल फ्लाइट जो है ये बहुत डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बायस बनी है कि तरक्की नहीं हुई। फिर एवेजन ऑफ टैक्स जो है, लॉन्डर्ड मनी अनटैक्स्ड होती है, इस वजह से अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? टैक्स रेवेन्यू का होगा। और फिर जो लोग इस तरह के धंधे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो ये बिल्कुल टैक्स अथॉरिटीज को कोई चीज डिक्लेयर ही नहीं करते। तो टैक्स जब मिलते नहीं है इलगॉल्टन फंड्स के लिए तो जाहिर है कि आपकी टैक्स कलेक्शन कम होगी और टैक्स रेवेन्यूज कम होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है रुक जाएगी। और सोसाइटी के ऊपर इसके बहुत बुरे बुरे जो है असरात हैं। एक ही है कि ड्रग ट्रैफिकर्स जो हैं और स्मगलर जो हैं और दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं उनको अपने ऑपरेशन जो एक्सपेंड करने का मौका मिलता है। फिर कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बड़ी बढ़ जाती है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। और फिर ये है कि यही पैसा जो कि आपका हेल्थ केयर पे लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, ये और या ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स वगैरह जो हैं वो उनके ऊपर जो है ये फिर पैसा जो है ज्यादा लगता है। क्योंकि जाहिर है कि जो लॉन्ड्रेड मनी से काम कर रहा है तो वो ड्रग्स का काम भी बाज़ बात कर रहे होते हैं और इसके बहुत सारे फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी के ऊपर हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो है कि नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो है इकोनॉमिक पावर जो मार्केट के अंदर जो है लोगों की, वो जो है वो बहुत कम हो जाती है और गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स हैं वो क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी बाइंग पावर बहुत ज्यादा है और आम आदमी की बाइंग पावर बहुत कम है। और फिर क्रिमिनल्स के हाथों में ये सारा कुछ देने से ये सोसाइटी में बहुत जो है ना बिगाड़ पैदा हो जाता है। और बाज़ औक़ात जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको तकरीबन इस तरह के जो ना नजर आने वाले जो हाथ हैं तकरीबन कंट्रोल कर लेते हैं और इनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का। और ये सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी जो है और कलेक्टिव आपके जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं और फिर इवेंचुअली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बड़ा जबरदस्त नुकसान जो है वो पहुंचता है। और फिर ये कि एक खास किस्म का बिजनेस ये शुरू कर लेते हैं, उसके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा डाल जाते हैं क्योंकि इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास क्योंकि पावर बहुत है, फिर वो रिश्वत ज्यादा दे सकते हैं और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है उनको कहते हैं बस जी आप खामोशी इख्तियार करें, आप इसके ऊपर देखें ही ना। और इस तरह से कंप्लिसिटी हो जाती है और क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल नेटवर्क का पार्ट बन के इसके अंदर इंट्रेंच पूरी सोसाइटी में हो जाते हैं। और ये डैमेजिंग इफेक्ट है स्टेक होल्डर ऑफ कंपनीज के ऊपर, जो आम शेयर होल्डर हैं उसी कंपनी के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किए, जिसमें कोई क्रिमिनल्स ने आके लॉन्डर्ड मनी से पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो फिर जो आम जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। फिर ये जो ब्लैक मनी जो है इसको बहुत मुश्किल से पकड़ा जा सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके जरिए से लोग जो है इसको कर लेते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट किस में करते हैं? सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, डॉलर खरीद लेंगे, पौंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट गाड़ियां ले लेंगे। फिर आप ये देखें कि ये सारे की सारी चीजें जो अनप्रोडक्टिव साइड के ऊपर ये सारा पैसा जा रहा होता है और ये हमारी इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। और फिर ये है कि क्राइम जो है इस तरह से फिर बढ़ता ही चला जाता है। अब इस सारी चीज का ये कंट्रोल है कि एवेजन ऑफ टैक्सेस करते करते आप गवर्नमेंटों को कमजोर करते करते ड्रग ट्रैफिकर को स्ट्रांग करते हैं, स्मगलर को स्ट्रांग करते हैं और फिर गवर्नमेंट जो है उसकी जो है ना वो सारी रिट जो है वो खत्म होती चली जाती है। और सो इसके बहुत बुरे इफेक्ट्स हैं सारे की सारी सोसाइटी पे एट लार्ज और उनको कोई हद ही नहीं है। कभी आपको डॉलर के नाम पे लूटा जाएगा, कभी आपको जली अद्वियात के नाम पे लूटा जाएगा, कभी आपको हाउसिंग स्कीमों के नाम के ऊपर लूट लिया जाता है। यहाँ पे तो लोगों ने इवन जो है कुरान पाक के नाम पे लोगों को लूटा और इस तरह से ये सारा व्हाइट कॉलर क्राइम है और ये इल गॉटन मनी है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है इससे बिल्कुल तबाह हो जाते हैं।
और बिजनेस के लिए तो ये बुरा है ही। और अब हमने जो है ना लॉज इसके ऊपर बनाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो लॉज बने हैं उनके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस भी वक्तन फवक्तन जो है बनी है। और इसकी जो एक बड़ा लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, और इसके अंदर कोशिश ये की गई कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनको सजा दी जाए। और इसका खास तौर पे सेक्शन 48 और 49 जो पीएमएलए का है, और ये डायरेक्ट और इसके जरिए से ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है बनाए गए हैं, और इसके जरिए से केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। और ऑफिसर्स को बिल्कुल ऑथोराइज किया हुआ कि जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ये शायबा हो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते हुए उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं और प्रॉपर्टियों को अटैच भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल से कम नहीं थी और 7 साल तक हो सकती है, और इसके अंदर फाइन भी था 5 लाख रुपए तक का, और ये भी जो है ना 10 साल तक की सजा जो है वो फिर बाद में इन्होंने इसको एक्सटेंड किया, और इस मामलात में जहाँ पे कोई नारकोटिक्स के केसेस हों और वो हो तो उसमें सजा 10 साल भी हो सकती है। और फिर जो है जो लीगल जुडिशियल पर्सन जो है वो अगर जो है उसकी जो है लीगल जुडिशियल पर्सन की जो है इसके अंदर जो है प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ये आपने बहुत नाम सुना हुआ है, ये 1989 के अंदर इन्होंने पेरिस के अंदर ये बेस्ड है, ये बनाया, और आज पे भी हमारे पे भी कई कंडीशनलिटीज लगी हैं कि इनको पूरा करें। इसमें इंट्रा गवर्नमेंटल एक एजेंसी ये बनाई गई, और इसको बनाया इसलिए गया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है इसको बढ़ाया जाए टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। और 2015 में FATF जो है इसके अंदर 34 कंट्रीज शामिल थी। प्रेजेंटली इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो बढ़ के जो है 49 तक हो चुकी हैं। पेरिस में मैंने आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर है, तो इन्होंने रिकमेंडेशंस कुछ की हैं कि किस तरह इसको मुकाबला किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग का, कैसे से कॉम्बैट किया जाए। और इसके 3 बेसिकली फंक्शंस हैं। एक तो मॉनिटर किया जाए कि प्रोग्रेस ऑफ मेंबर कंट्रीज इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स, के ये जो उसकी मेंबर सारी के सारे हुकूमतें हैं वो अपने अपने मुल्क में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स क्या ले रहे हैं। फिर इन्होंने रिव्यू करना है ट्रेंड्स और टेक्निक्स जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, और उनको फिर इन्होंने रिपोर्ट भी करना है। उसके काउंटर मेजर्स जो है सारी कंट्रीज जो हैं वो आपस में शेयर करेंगी और एक दूसरे को इन्होंने सजेस्ट करना है। और फिर प्रमोटिंग FATF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स एंड स्टैंडर्ड्स ग्लोबली, इसको एक ग्लोबली ये सारों को जो है ना अफेक्ट किया जाए। एक बैंक सीक्रेसी एक्ट जो है, जो उसके करेंसी एंड फॉरेन ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एक्ट बोलते हैं, US कांग्रेस ने 1970 में पास किया। जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इट्स लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, तो मेरे ख्याल से हम लोग जी बस मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं जी 5 मिनट की ब्रेक के बाद सर। जी ओके, थैंक यू। सर आई कांट हियर यू। हेलो, अब आपको आवाज आ रही है? जी डेफिनेटली सर। जी आप मुझे बता दीजिएगा तब जब दोबारा स्टार्ट करना है तो। जी सर, मैं आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ लिंक। आप जी, सर जी, ओके। चाहे वो स्टॉप कर दें, मैं फिर वो फोटोग्राफ ले लूंगा उसके लिए, अटेंडेंस के लिए, और आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा उसमें कि आपको भी चाहिए होगी। अच्छा जी, मैं इसको क्या स्टॉप करूँ अब, ये जो स्क्रीन शेयरिंग है? जी श्योर सर। सर योर डेस्कटॉप, आप जूम से इसको काइंडली स्टॉप कीजिएगा। जी अब आ गया मैं सर जी, ठीक है जी सर डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। और
मैं सर मैं लाइट जला लूं सर, आपको थोड़ा सा क्लियर लगेगा। जी सर। जी, आई थिंक